देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के लिए आज की सुबह ठीक नहीं रही, क्योंकि यहां पर नींद के उठते ही उनका सामान आयकर विभाग की टीम से हुआ उनका सामना, और इसमें रामपुर समेत 21 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। आजम खान के ठिकानों के साथ ही उनके करीबी भी आईटी टीम के निशाने पर हैं। लखनऊ, रामपुर, सहारनपुर, नोएडा, मेरठ, सीतापुर के अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा में भी आयकर की टीम पहुंची है और यहां पर जांच पड़ताल जारी है। आपको बता दें कि आजम खान के अलावा रामपुर में सपा विधायक नसीर खान और विदिशा में सपा के राज्यसभा सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के घर भी आयकर की टीम पहुंची। मामला जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें संदिग्ध लेन देन के सुराग आईटी और ईडी की टीम 3 साल से तलाश कर रही थी। इतना ही नहीं, आयकर टीम ने 6 महीने पहले आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के द्वारा दायर किए गए चुनावी हलफनामे की जांच दोबारा शुरू की थी, क्योंकि इनमें तमाम गड़बड़ियां पाई गई और इनके खाते से संदिग्ध लेन देन के सबूत भी मिले थे। इतना ही नहीं, जौहर ट्रस्ट से भी कई लोगों के जरिए संदिग्ध लेन देन के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे थे, जिसके बाद अब आजम खान और उनके करीबियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। लगातार छापेमारी यहां पर आईटी विभाग की तरफ से की जा रही है। यही नहीं, आजम खान के करीबी पर भी छापेमारी यहां पर की जा रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 300 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान को नजरबंद किया गया है। क्यों हो रही है छापेमारी? अली जौहर ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों का ये पूरा मामला है, और आपको बता दें कि ट्रस्ट के खातों से लेन देन में संदिग्ध ट्रांजैक्शन का मामला है। क्यों छापेमारी हो रही है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई में कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। सूत्र के हवाले से ये बड़ी जानकारी जो कि निकलकर सामने आ रही है। कई बड़े लेन देन के सबूत भी आईटी को यहां मिले हैं, ये भी सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है। इसके साथ ही आपको बता दें 2005 में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और इसके साथ ही आयकर विभाग के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी मौजूद है। लगातार यहां पर छापेमारी की जा रही है। तो क्या मामला है, क्यों छापेमारी हो रही है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं यूपी में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन जारी है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं का लगातार बयान आ रहे हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। ये ट्वीट अखिलेश यादव का जो आपको दिखा रहे हैं, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो जिस तरीके से आजम खान के कई ऐसे ठिकाने जिस पर छापेमारी हो रही है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं यूपी में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी छापेमारी कर रही है। इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। किसी को डराने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्ट होगा वो पकड़ा जाएगा, जो निर्दोष होगा वो छूट जाएगा। किसी को डराने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्ट होगा वो पकड़ा जाएगा, जो निर्दोष होगा वो छूट जाएगा। किसी को डराने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्ट होगा वो वहीं इसे लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां पिछड़े वर्ग को साधने में लगी हुई। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। सर, भारतीय जनता पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, सब लोग पिछड़ों को साधने की कोशिश कर। अब कांग्रेस भी पिछड़ों को साधने के लिए कैंपेन चलाने जा रही है, हर जिले में बैठकें करेगी, कैसे देखते? अरे पिछड़ों को अंग्रेजों मुगलों ने तो पिछड़ा बनाया ही था, पिछली सरकारों ने पिछड़ा बनाया, तो पिछड़ा तो समझ गया ना कि हम पीछे क्यों जाएंगे, अब आगे जाएंगे मोदी के साथ।
अब क्यों पिछड़े हैं बेचारे सोशली, एजुकेशन, इकोनॉमिकली? क्यों नहीं इन लोगों ने जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया? क्यों नहीं उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया कांग्रेस सपा बसपा मिलके? आज मोदी जी पिछड़ों के लिए उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए। आज पिछड़े वर्ग के लिए साधने के लिए विमुक्त जनजाति से 193 जातियाँ रोड पर जो हमारी सरकार उन्हें कर रही है, तो अब तो सबको दिखाई दे रहा ना, चूँकि जो उपेक्षित समुदाय है, देखिए पिछड़े या जाति या धर्म के आधार पर जो पार्टियां बनी हैं वो पिछली सरकारों ने गलत नीतियों की वजह से बनी हैं। उन्होंने सामाजिक आवाज़ उठाई, दबा देने की कोशिश किया, पावर का बेजा इस्तेमाल किया, तो पॉलिटिक्स में पावर होता है तो लोगों ने पार्टी बना ली। अब पार्टी बनाकर पिछड़े के नेता देखो, डॉक्टर संजय हैं, आशीष पटेल जी हैं, हाँ, पिछड़ों के नाम पर तो 30 साल सरकार बनाई समाजवादी पार्टी ने। क्या पिछड़ों के नाम पर एक कह सकती है कि एक कानून हमने बनाया है, पिछड़ों के हितों की रक्षा किया है? आरोप क्या लग गया कि पिछड़ों की नौकरियों पर 27% पर एक समूह का कब्जा हो गया, दलितों के नाम पर एक समूह का कब्जा हो गया। तो वो सारे पिछड़े जान रहे हैं हमारी नौकरी पर कब्जा कौन कर रहा है, कौन हमारा हिस्सा खा रहा है। इसलिए सारे लोग मोदी के साथ हैं और हम लोग 330 पार मोदी सरकार इस बार एनडीए की सरकार होगी। मंत्री जी, अभी जानकारी आ रही है कि जो आजम खान हैं उनके आवासों पर, उनके इलाकों ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हो रही है। जब भी छापेमारी होती है तो सरकार को क्यों दोष दिया जाता है? इससे ये जो एजेंसियां बनी हैं पिछली सरकारों, भाई देश के संविधान के मुताबिक है, पिछली सरकारों ने इसे निष्क्रिय रखा था, उदासीन रखा था, उनके ऊपर उनको पंचर करके रखा था। हमारी सरकार ने सबको अपना अपना काम कर को छोड़ दिया। प्रशासन अपना काम कर रहा, शासन अपना काम कर रहा, सरकार अपना काम कर रहा, न्यायालय अपना काम, सब जब लोकतंत्र के सारे स्तंभ अपना काम कर रहे हैं तब दुनिया में आज पहचान बन रही है, तब गरीबी घट रही है, तब भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को जो सत्ता से दूर होता है उसके पास कुछ और होता नहीं। जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, उसने जजमेंट सुना दिया नहीं तुम्हें गद्दी में नहीं रहना है। अब जो गद्दी से बाहर हो जाएगा वो तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा। अब उनके पास आरोप के अलावा क्या रह गया? बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आज जो हैं संजय निषाद जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछड़ों की राजनीति तो करते हैं लोग, तमाम पार्टियां, लेकिन पिछड़ों का हक सबसे ज्यादा बसपा, सपा और कांग्रेस की सरकारों में ही मारे गए। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी वीरन के साथ। तो लगातार यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने जहां छापेमारी हो रही है, लेकिन क्यों छापेमारी हो रही है इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई बड़े लेन देन हैं जिसके सबूत मिले हैं। 2005 में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और इसके साथ ही आपको बता दें कि आयकर विभाग के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने आजम खान के जहाँ छापेमारी फिलहाल चल रही है। आजम पर पहले से काले धन की हेराफेरी और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले हैं। ईडी भी पहले 2 बार पूछताछ कर चुकी है और इसके साथ ही अब यहां पर आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। अली जौहर ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले को लेकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। ट्रस्ट के खातों से लेन देन में संदिग्ध ट्रांजैक्शन का ये पूरा मामला, क्या वाकई में यहाँ पर किसी तरीके की गड़बड़ी की गई है आजम खान की तरफ से, या फिर विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि यहां पर दबाव के चलते बीजेपी इस तरीके से कार्रवाई करा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव का ट्वीट हमने आपको दिखाया। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि जब सरकार कमजोर होती है तो इस तरीके से विपक्ष पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्यों इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्यों छापेमारी हो रही है, ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान पर पहले से ही काले धन की हेराफेरी और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले हैं। इसको लेकर पूछताछ भी यहां पर की जा चुकी है। पिछली सरकार ने भी पिछड़ा बनाया है, संजय निषाद की तरफ से जो कि बयान सामने आया, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया पर संजय निषाद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान अंग्रेजों और मुगलों ने किस तरीके से यहाँ पर काम किया, इसको लेकर संजय निषाद बोलते नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आजम खान के तमाम ठिकानों पर आईटी विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया ने यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की और इस दौरान जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। खास तौर पर जो धर्म नगरी हैं उन पर विशेष फोकस है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के आज जो है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। मंत्री जी, अभी आपने एक बयान दिया था कि इसमें कहा गया काशी की एक तर्ज पर ही मथुरा को विकसित किया जाएगा, कॉरिडोर बनेगा। क्या विशेषताएं कॉरिडोर? देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ ही वर्ष पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा काशी में कॉरिडोर डेवलप करने का काम नहीं कराया गया था, उनके नेतृत्व में जो उनका एक सपना था उसको पूरा जब नहीं कराया गया था, उससे पहले सीमित श्रद्धालु काशी में आ पाते थे। उनसे भी पतरी सकरी गलियों में भीड़ भरी रहती थी। लोग आसानी से बिना धक्का मुक्की खाए अंदर प्रवेश नहीं पा पाते और आसानी से दर्शन भोले बाबा के, बाबा विश्वनाथ के नहीं कर पाते थे। आज लाखों की तादाद में प्रतिदिन और श्रद्धालु आसानी से, भीड़ लगती भी नहीं कहाँ हो गई, दर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ पर्यटन की सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं, वहाँ गंगा तट पर जाके आरती भी कर रहे हैं और आसानी से उनका आवागमन और सुविधायुक्त तरीके से हो रहा है। उसके साथ ही साथ वहाँ इसका परिणाम ये हुआ है कि काशी में फूल बेचने वाला, माली, केवट, छोटे छोटे दुकानदार, ठेले वाले, पकौड़ी वाले, चाट वाले, जलेबी वाले से लेके बड़े औद्योगिक रूप से 5 स्टार वाले और छोटे कॉटेज वाले सब लोग गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। और वहाँ जो 5,000 रुपये स्क्वायर फुट की ज़मीनें थी, आज 50,000 और 5 लाख रुपये स्क्वायर फुट तक कीमती उनकी बढ़ने का काम हुआ है और राजस्व में ज़बरदस्त तरीके से उछाल हुआ है। इसी को हम लोग आदर्श स्थिति मानते हुए इसी तर्ज पर वृंदावन की सकरी गलियाँ हैं, जन्माष्टमी को अन्य अवसर हों, अब देखते हो कि भगदड़ होती है, कोई ना कोई घटना वहाँ घटित साल में एक आध बार हो ही जाती है, जिससे निश्चित रूप से एक बड़ा बुरा संदेश भी जाता है और लोगों की जनहानि कभी कभी हो जाती है। इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, श्रद्धा के साथ लोग आसानी से दर्शन कर सकें, इसके लिए प्रयास है। और इसी तर्ज पर हम लोग मथुरा वृंदावन में भी कॉरिडोर डेवलप करके पर्यटन सुविधा देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में मथुरा काशी की तरह विकसित होगा। श्रद्धालु जो आते हैं वहां पर उनको काफी राहत रहेगी। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी वीरेन के साथ। वहीं प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से न्यूज पर इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। दिल्ली में आज इंडिया की कैंपेन कमेटी है, उसकी बैठक होनी। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। मैम, आज बैठक तो होनी है विपक्षी पार्टियों की, लेकिन उसमें जेडीयू के शामिल होने पर संशय बना हुआ। देखिए, शामिल जो भी हो रहे हैं सभी एक कहते हैं दुविधा की स्थिति में पहुंचे हुए हैं। हर आदमी का अपना एजेंडा है, हर आदमी अधिक से अधिक सीटें लड़ना चाहता है, हर पार्टी चाहती है मेरा नेता प्रधानमंत्री बने। तो जहाँ इतना विरोधाभास होता है वहाँ कोई संगठित प्रयास संभव नहीं है, और वो भी किसके खिलाफ? विदेश में, मतलब पूरी दुनिया में, और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता के, राजनेता के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी का जो कद है और जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने विश्वास अर्जित किया है करोड़ों लोगों के हृदय में, आज 75% लोग इस देश के, सोचिए तीसरा टर्म है उनका, और उन्हें सबसे बेहतर राष्ट्र नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं। तो देखिए, ये इनका तो समझौते होंगे नहीं, और अगर हो भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है और हमारा नेतृत्व इतना प्रभावशाली है और प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं कि हम तो पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। मैम, बसपा को लेकर के चर्चा हो रही है कि बसपा ब्राह्मणों को एक बार साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि बस ब्राह्मण वर्ग है जो उसका एक बड़ा वोट बैंक है। कैसे? देखिए, 2014 के बाद जब मोदी जी ने विकास की और राजनीति शुरू करी, तो ये जो जातीय जो भेदभाव है वो लगभग समाप्त हो गया। ये जो लाइंस होती है ना, फाइन लाइंस इन पॉलिटिक्स, वो अब नहीं रह गई हैं। अब चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय को ये जानता है कि मोदी सरकार का मतलब जन कल्याण है, और जन कल्याण के प्रति उनका आरक्षण है। तो मायावती जी का जो वोट बैंक है वो तो खिसक चुका है, और वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अब वो कुछ भी करें, हमें कोई डर नहीं है, वो अपनी पार्टी चलाती रहें। एक आखिरी सवाल, आजम खान के आईटी की छापेमारी हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार को उसमें घेरा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। नहीं, पर अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसको डरना क्यों चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ भी छापे पड़ रहे हैं कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। तो सत्ता में रहकर एक व्यक्ति को हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए
कि जब हम सत्ता में नहीं होंगे तो हो सकता है कि हमारे गलत कामों को पकड़ा जाए। तो ये तो देखिए ईडी का काम है, ये तो काम करप्शन का है या गलती का है। जांच होगी, जो सही होगा वो होगा। फिर हमारे देश की कोर्ट्स तो ही हैं, किसी को अगर नाराज़गी हो तो अदालत जा सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रयागराज सांसद रीना बहुगुणा जोशी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आजम खां के छापेमारी हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत किया होगा। अगर गलत नहीं किया है तो वो क्यों डर रहे हैं? अगर उनके लिए आगे के रास्ते भी खुले हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं निश्चित तौर पर। साथ ही साथ ब्राह्मणवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बसपा का जो वोट बैंक था वो खुद उनसे खिसक गया, ऐसे में ब्राह्मणों की जिम्मेदारी वो कैसे ले सकती। लखनऊ से न्यूज मीडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी वीरेन के साथ। वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, जहां ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां। जी आपको बता दें कि गाड़ियों की छत और दरवाजों से लटकते दिखे युवक। वहीं गाड़ियों से लटकते हुए युवक का जो वीडियो है वो अब खूब वायरल हो रहा है। थाना छत्ता क्षेत्र का ये पूरा मामला, देखिए वीडियो सामने आ गया, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम। गाड़ियों की छत और दरवाजों से लटकते हुए युवक दिखे। गाड़ियों से लटकते हुए युवकों का ये जो वीडियो है अब वो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि देखना होगा कि अब इस वीडियो को देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है, लेकिन इस तरीके की जो वीडियो है वो अक्सर वायरल होती है। अब ऐसे में ये बेखौफ हैं और किस तरीके से ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।